अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि डेवलपमेंट क्या होती है। सो डेवलपमेंट इज़ द पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे होती है डेवलपमेंट, ऑर्डरली एक सीक्वेंस चलता है जो भी आप चैप्टर में पढ़ोगे कौन से स्टेजेस होते हैं, एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस यानी ये हर इंसान में होते हैं। तो हमें पता है क्या क्या चेंजेस अगले इंसान में मतलब बाकी इंसानों में होने वाले हैं। दैट बिगिनस एट कंसेप्शन मतलब वो प्रेगनेंसी का टाइम, एंड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, और वो जब तक आपकी डेथ नहीं होती तब तक चलती रहती हैं। ये होता है डेवलपमेंट। अब आते हैं डेवलपमेंट 3 तरीके से होते हैं। पहला है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से, कि वो डेवलपमेंट जो जीन्स जो आपने अपने पेरेंट्स से लिए हैं, चाहे वो हाइट के हो, वेट के हो, ब्रेन, हार्ट, लंग्स डेवलपमेंट, ये सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आपने जो अपने पेरेंट्स से जीन लिए हैं। सेकेंड इज कॉग्निटिव प्रोसेसेस, यानी वो डेवलपमेंट जो मेंटल एक्टिविटीज़ आपकी उनसे रिलेटेड हो, यानी आप कितना आपकी नॉलेज कैसी है या आपके एक्सपीरियंस कैसे हैं, थॉट प्रोसेसेस कैसे हैं, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी आपकी डेवलपमेंट कैसी हो रखी है, आप इनमें अच्छे हो या कैसे हो। नेक्स्ट इज सोशो इमोशनल प्रोसेसेस, यानी वो डेवलपमेंट जो आप लोगों से इंटरेक्ट कर करके अपनी सोशल स्किल्स बढ़ा के करते हो। नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन इन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, यानी लाइफ स्पैन में क्या क्या पर्सपेक्टिव, क्या क्या एजम्पशंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है डेवलपमेंट में। तो पहली चीज़ है डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, जब से पैदा हुए हो, जब से कंसेप्शन हुआ है यानी अब जायगोट वगैरह में फॉर्म हुए हो, तब से ओल्ड एज तक ये डेवलपमेंट जो है वो चलती ही रहती है। ठीक है। सेकेंड इज द वेरियस प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे हमने अभी पढ़े थे बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और सोशो इमोशनल, ये वोवन यानी ये एक साथ चलते रहते हैं। ये नहीं कि पहले एक होएगा डेवलप फिर दूसरा होगा, नहीं, ये एक साथ चलते रहते हैं। थर्ड इज डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, यानी अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो रहे हो किसी स्टेज में लाइफ में, तो दूसरी चीज़ में आप बुरे हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि ओल्ड एज, फॉर एग्जांपल ओल्ड एज में हम ये बोलते हैं कि जैसे जैसे आप आपकी एज बढ़ती है आपको नॉलेज और ज़्यादा गेन होती है, जैसे ओल्ड एज में आप इतने ज़्यादा वाइज होते हो, है ना, एज़ कम्पेयर टू दूसरी स्टेजेस में जैसे चाइल्डहुड हो गई या और कोई एडल्टहुड हो गई, आप ओल्ड एज में ज़्यादा वाइजर होते हो। लेकिन आपकी जो चीज़ कम होती है वो क्या होती है, जैसे कि आपकी जो स्पीड है कोई भी टास्क को परफॉर्म करने की, वो कम, धीरे धीरे, अब आपके हाथ भी धीरे धीरे चलने लग गई। ठीक है, तो ये चीज़ डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायरेक्शनल। फोर्थ इज डेवलपमेंट इज़ हाईली प्लास्टिक, यानी आप अपने आप को शेप भी कर सकते हो, जैसे कि आपकी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ जो है वो आपकी थ्रू आउट द लाइफ स्पैन अच्छी या बुरी कर सकते हो। मतलब अगर आप प्रैक्टिस करोगे किसी चीज़ को तो आप अपनी नई नई स्किल्स को अपनी डेवलपमेंट में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस, जैसे कि अब एक आज़ादी के टाइम पे 20 साल का उसमें कितना ज़्यादा जोश और कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन अभी का आज के टाइम का 20 साल का कितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उनकी डेवलपमेंट में, राइट। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज द कंसर्न ऑफ अ नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स, जैसे कि साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूरोसाइंस, सारी जो स्टडीज़ हैं सब डेवलपमेंट को डिटेल में पढ़ रही हैं और जो भी आंसर्स हैं लोगों के उनको आंसर करने की कोशिश कर रही हैं। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्स एंड एक्ट्स ऑन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो चीज़ वो सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो चीज़ों से वो रह के गुजर के आया है इंडिविजुअल, वैसी ही उसकी डेवलपमेंट होती है। उसके आसपास की सराउंडिंग कैसे है, उसके पेरेंट्स का नेचर कैसे है, उसके फ्रेंड्स, पीयर सर्कल, पीयर ग्रुप्स कैसे हैं, वो सारी उसकी डेवलपमेंट की स्टेजेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेच्योरेशन और एवोल्यूशन क्या होता है। ग्रोथ होता है आपके फिजिकली ग्रोथ, यानी आपके साइज जो है बॉडी पार्ट्स के या एज अ होल आप बढ़ रहे हो, दैट इज़ ग्रोथ। डेवलपमेंट हमने अभी जान ही लिया। मेच्योरेशन होता है कि आप जब जो भी ऑर्डरली एक सीक्वेंस होता है कि आप ऐसे ऐसे मेच्योर होते हो, ऐसे ऐसे आप में समझ आती है। ठीक है, अगर अब कुछ लोगों की अर्ली मेच्योरेशन भी आ जाती है कि वो टाइम से पहले ही वो जो है अपने जो बाद में होने चाहिए उनमें ये समझ आनी चाहिए, वो पहले ही समझ उतनी उनके अंदर आ जाती है। तो वो ऑर्डरली सीक्वेंस जिस प्रोसेस में हमें धीरे धीरे समझ आती है, दीज चीज़ें हमें जान पहचान होती है, हमारी बॉडी की हो, चाहे वो ग्रोथ हो, मतलब चाहे वो किस चीज़ की, वो सीक्वेंस में ऑलरेडी अलॉटेड है, तो उसके हिसाब से जो मेच्योरेशन हमें आती है वो मेच्योरेशन होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ एवोल्यूशन, जो स्पीसीज स्पेसिफिक चेंज होते हैं, यानी हम पहले बंदर थे, फिर बंदर से हमारे कैसे कैसे हम इंसान बनते आए हैं, राइट, वो होती है एवोल्यूशन। अब नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, यानी कि इसमें इस पूरा जो इतना बड़ा टॉपिक है इसके अंदर मेन बात बस यहीं पे लिखी हुई है कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। जो जीनोटाइप है
वो होता है जेनेटिक हेरिटेज, यानी जो भी चीज़ हम अपने पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू हमारे अंदर आ रखी है, हम इस चीज़ को नहीं बदल सकते हैं। ये चीज़ हमें पेरेंट्स ने दी है तो दी है। जैसे कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, यानी आपकी हाइट भी मैटर करती है। हाइट आपके पेरेंट्स की अगर बड़ी बड़ी है तो आपकी भी बड़ी हो जाती है ना। तो या फिर और कोई प्रॉब्लम है मान लो आपकी बॉडी में, तो वो भी जेनेटिक्स ही हो सकती है। नेक्स्ट इज़ फिनोटाइप। फिनोटाइप होता है कि आपका जो अपीयरेंस है, यानी कि ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके में अंदर दिखने में आ रहे हैं, जैसे कि आपकी आई, स्किन कलर, या फिर दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी जो दिखने में आ रही है। आप हल्का फुल्का इनको बदल सकते हो, बट ये हमें फिनोटाइप मतलब फेस पे दिख रही है आपकी चीज़, ठीक है। जीनोटाइप मतलब कोई अंदर अंदर मान लो आपके अंदर कोई शुगर है जो आपके पेरेंट्स से इनहेरिटेड है, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, वो जीनोटाइप में आएगा, ठीक है। और फिनोटाइप यानी जो हमें दिख रहा है, ये भी जीन से ही आते हैं। जैसे हाइट और वेट है यहाँ पे, ये भी जीन से ही आ रहे हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस हो रहे हैं आपकी बॉडी पे, वो हो गया फिनोटाइप, यानी फेस पे जो ऐसे एक्सप्रेस हो रहे हैं फेस बॉडी पे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी हमारी लाइफ में धीरे धीरे डेवलपमेंट तो होती है, क्या क्या फैक्टर्स है जो इन्हें वो करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो ये आप इस डायग्राम को देख सकते हो, ये ब्रॉनफेन ब्रेनर्स कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। इन्होंने ब्रॉनफेन ब्रेनर्स ने दिया था ये। और इसके अंदर हम पहले देख सकते हैं कि माइक्रो सिस्टम, ये एक इंडिविजुअल है, इसके पहले आता है माइक्रो सिस्टम, फिर वो फेस करता है मीसो सिस्टम, फिर एक्सो सिस्टम, फिर क्या बोलते हैं मैक्रो सिस्टम, और लास्ट में क्रोनो सिस्टम। तो ये क्या क्या सिस्टम है वी विल लर्न इन दिस टॉपिक। पहला आता है माइक्रो सिस्टम, यानी कि पैदा होने के बाद से इंडिविजुअल की लाइफ में आस पास कौन रह रहा है, जैसे कि पेरेंट्स, फैमिली, टीचर्स, नेबरहुड, उन सब से ये इंटरेक्ट कर रहा है, उसके इन्वायरमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, दैट इज़ माइक्रो सिस्टम। अब मीसो सिस्टम इसके अगला सिस्टम क्या है, इसके अंदर इनके बीच का रिलेशन कैसा है, यानी कि कैसा संबंध है। यहाँ तो है कि बस वो इन्वायरमेंट में आपके पास प्रेजेंट है माइक्रो सिस्टम में। मीसो सिस्टम होता है कि इनके साथ आपका रिलेशन कैसा है, आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन कैसा है, टीचर्स के साथ कैसा है, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, उसका कैसा इन्फ्लुएंस है। तो इन टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड सर्कल या और कोई, इन सब का बहुत इन्फ्लुएंस होता है आपकी लाइफ में। नेक्स्ट इज एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम होते हैं यानी ये डायरेक्टली आपकी जो एक्सपीरियंस है उसको, मतलब आप इन्वॉल्व नहीं हो इन चीज़ों में, आपका कोई कुछ, आपने कुछ, आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे या कुछ नहीं कर रहे इस वाले सिस्टम में। इसमें ये चीज़ है कि कुछ हो रहा है बाहर जो आपकी लाइफ में आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपने कुछ नहीं किया, बाहर से कुछ हो रहा है। जैसे कि पेरेंट्स, फादर या मदर की मान लो ट्रांसफ़र हो गया, तो आपके कितने सारे फ्रेंड्स टूटेंगे स्कूल में, आपको थोड़ा अडेप्ट करने में मुश्किल हो सकती है ना, आप थोड़ा गुमसुम रहने लग जाओ, क्या पता नए इन्वायरमेंट में। तो ये चीज़ आप इन्वॉल्व नहीं हो, पर ये हो रहा है और आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। नेक्स्ट इज़ मैक्रो सिस्टम, यानी जिस कल्चर में आप रहते हो, आप या आप रिलीजन में, किस रिलीजन में रहते हो, कल्चर में रहते हो, वो मैक्रो सिस्टम में आएगा। नेक्स्ट इज़ क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम यानी जो आपकी पूरी लाइफ में इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जिसका बच्चे पर असर पड़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ डिवोर्स ऑफ अ पेरेंट, मतलब डिवोर्स ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा है, बच्चे पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है सोच के देखो। एंड सिमिलरली अगर पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशंस वर्स होगी, एकदम से कुछ गरीबी रेखा पे आ गए वो, या कुछ ऐसा कुछ हो जाए मिसहैप, तो क्या फेस करना है पड़ता है बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट इज़, तो ये था ब्रॉनफेन ब्रेनर्स का ये एक व्यू कि क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है बच्चे की डेवलपमेंट में। अब एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे दुर्गानंद सिन्हा 1977 में, उन्होंने भी बताया कि क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है एक बच्चे की ग्रोथ को, उसकी डेवलपमेंट को। तो इसमें उन्होंने 2 कंक्रीट लेयर्स में अपनी डेवलपमेंट को बांट दिया। पहली है अपर एंड द मोस्ट विजिबल लेयर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 3 चीज़ें इंक्लूडेड है। पहला होम, यानी आपके घर की कंडीशंस कैसी है, कैसे आप रहते हो, आपके घर का फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, क्या आप घर में कैसे खिलौनों से खेल के आए हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन घर पे कैसे, सब घर पे इंक्लूडेड, ठीक है। सेकंड इज़ नेचर एंड क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, यानी आपको स्कूल कैसे टाइप के स्कूल में भेजा गया, ठीक है, क्वालिटी क्या है, आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिली है अपने बचपन से लेके अब तक, ठीक है। एंड थर्ड इज़ कि आप किन किन लोगों से कैसी कैसी आपकी इंटरेक्शन हो रही है और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप खुद से कर रहे हो, वो आती है अपर एंड द मोस्ट विजिबल लेयर में। देन नेक्स्ट लेयर इज़ सराउंडिंग लेयर ऑफ द चाइल्ड। इसके अंदर आता है कि
आप पहली चीज़, इसमें भी 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ कि जनरल जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट क्या है आपका, यानी आपके घर के आसपास नेबर्स कैसे हैं आपके, या आपके जिस देश में या जिस सिटी में रह रहे हो उसकी पॉपुलेशन कितनी है, आपकी लोकेलिटी कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, कैसे सिचुएशन है, थोड़ा स्लम्स वाला एरिया है, कैसा एरिया है, हाई सोसाइटीज़ में रह रहे हो, ठीक है। सेकेंड थिंग विच कम्स इज़ कि इंस्टीट्यूशनल, जैसे कि कास्ट, क्लास, आपकी ये रिलीजन, ये मतलब कास्ट क्या है आपकी, क्लास क्या है, ये भी तो मैटर करती है ना, इससे भी तो आपको डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, फेस करना पड़ जाए, ठीक है। एंड थर्ड इज़ कि आपको क्या जनरल एमिटीज़ जो है वो अवेलेबल हो रही है अच्छे अमाउंट में या नहीं, जैसे कि खाना पीना जो आपको जनरली चाहिए जीने के लिए, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है बच्चे को। तो ये दुर्गानंद सिन्हा ने प्रपोज किया। नेक्स्ट इज़ ओवरव्यू ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस। अब स्टेजेस क्या होता है, ह्यूमन लाइफ जो है वो तरह तरह के स्टेजेस से गुजरता रहता है, ठीक है। तो अब जो स्टेजेस है तरह तरह के वो ज़रिए से गुजरता है, टाइम से गुजरता है और तरह तरह की स्टेजेस से गुजरता है। पहली स्टेज आती है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज होता है 40 वीक का, यानी कि 9 मंथ्स का, जिसमें एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, ठीक है, कंसेप्शन से लेके बर्थ तक, ठीक है, ये तब तक होता है। और इसके अंदर आप बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब माँ अगर जो है अपना ख्याल रख रही है, अच्छी न्यूट्रिशन ले रही है, नहीं ले रही है, डिप्रेशन में तो नहीं है, ये सारी चीज़ें बच्चे पर इफ़ेक्ट करेंगी। क्या माँ के ऑलरेडी कोई डिजीज़ वगैरह तो कैरी नहीं कर रही है, कोई वायरस तो नहीं है माँ के जो बच्चे के लग सकता है, या दूसरे टेट्राटोजेंस जैसे कि रेडिएशंस, ड्रग्स, इन्फेक्शंस, पॉल्यूशंस वहाँ का कैसा है, ये चीज़ें भी मैटर करती है और बच्चे पे काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ता है इन चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि टॉक्सिक वेस्ट जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मर्क्यूरी, लेड, ये सब डेंजरस होते हैं बच्चे के लिए, तो ये बच्चे के आसपास ना हो, ये इंश्योर करना। नेक्स्ट स्टेज इज़, सेकेंड स्टेज इज़ इन्फेंसी। इन्फेंसी में बच्चा लगभग 3 साल तक का इमेजिन कर लो, बिल्कुल छोटा सा बेबी, वहाँ तक जब वो पहले हफ्ते में बच्चा अपनी माँ की आवाज़ पहचानता है, तरह तरह ये पता चल जाता है उसे कि किस डायरेक्शन से कौन सी आवाज़ आ रही है, या अपने तरह तरह के हाथों से गेस्चर वगैरह करने स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहली डेवलपमेंट इन्फेंसी में आती है मोटर डेवलपमेंट, यानी कि जब बच्चा चलने वाली, ये मोटर डेवलपमेंट वही होता है, मूवमेंट से रिलेटेड होती है ये डेवलपमेंट। तो इसमें बच्चा शुरू में तो देखो कफ करना, खांसी करना, ब्लिंक करना, उबासी लेना, ऐसे करता है। फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, कोई चीज़ें पकड़ने की कोशिश कर देगा, हाथ मुट्ठी बंद कर लेगा, ऐसे ऐसे वो धीरे धीरे अपनी मोटर डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, एक छोटा बेबी बिल्कुल। नेक्स्ट इज सेंसरी एबिलिटीज़, यानी कि अपने कुछ ही घंटों में वो अपनी माँ की आवाज़ समझ जाता है, जैसे छोटा बच्चा, उसे अब उसकी हियरिंग एबिलिटीज़, वो स्मेल भी कर पाता है, वो टेस्ट भी कर पाता है, और वो टच से भी रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, उसको पेन भी महसूस होता है। और जो न्यू बॉर्न है उसकी विजन पहले के टाइम पे लोअर होती है, उतनी नहीं होती जितनी एडल्ट की होती है, और फिर जब वो 6 महीने का होता है वो इम्प्रूव हो जाती है, और फिर जब वो 1 साल का हो जाता है तो वो एडल्ट की तरह 20/20 आई विजन हो जाती है पूरी। पहले अब सवाल उठता है क्या बच्चे को कलर्स दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, तो रेड और वाइट कलर्स उसे पहले वो पहचान सकता है पहले के टाइम में, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे बाकी सारे 3 मंथ्स ऑफ एज तक बाकी कलर्स भी पहचाननी शुरू कर देता है। नेक्स्ट डेवलपमेंट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो बच्चे में होती है, यानी कैसे वो चीज़ें समझ रहा है, क्या वो समझ रहा है अपने सराउंडिंग्स को या नहीं समझ पा रहा है। तो पहली चीज़ आती है कि जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता जाता है, नई नई चीज़ें उसके अंदर, नई नई इन्फॉर्मेशन वो सीखता रहता है, कैसे ये दुनिया चलती है, कैसे नहीं चलती है, और अपने आप को अडाप्ट करता रहता है नए नए चीज़ों से वर्ल्ड में जो वो सीखता रहता है। अब जब बच्चा इन्फेंसी, यानी जो पहले 2 साल होते हैं बच्चे की लाइफ के, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, अब कि अगर उसके सामने से टॉय उठा के कहीं छुपा दो तो उसको पता भी नहीं चलेगा, वो किसी और टॉय से खेलने लग जाएगा, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। सो इस स्टेज में होता है व्हाट इज़ आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड, यानी जो आपकी आंखों से बाहर है वो आपके दिमाग से भी बाहर है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ठीक है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है, उसे दिमाग में भी नहीं होता कि ये चीज़ यहाँ पे थी और अब नहीं है, उसे फील भी नहीं होता। फिर जब वो 8 महीने का होता है तो धीरे धीरे उसके अंदर ये परमानेंस आने लग जाती है, धीरे धीरे वो चीज़ें सीख जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आती है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे में, ठीक है। तो बेबीज़ जो है शुरू से ही पेरेंट्स की जो है अपनी कंपनी पसंद करने लग जाते हैं, उन्हीं के सामने स्माइल्स हग्स करना प्रेफर करते हैं, उन्हीं के गोद में आना प्रेफर करते हैं। और जो 6 से 8 महीने के में
की एज का जब हो जाता है बच्चा, तो वो अपनी माँ की प्रेजेंस सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है। अब एक स्टडी कंडक्ट करी थी इमोशनल बॉन्ड को चेक करने में बच्चों में, वो जिसको अटैचमेंट बोला गया था, अटैचमेंट चेक करने के लिए बच्चों में, जो कि थी हार्लो एंड हार्लो, ये 2 बारी गलती से नहीं लिखा हुआ है, नाम है हार्लो एंड हार्लो की स्टडी थी 1962 में। उसमें ये एक स्टडी कंडक्ट करी कि जो मंकीज़ थे उनसे उनके बेबीज़ आफ्टर 8 आवर्स ऑफ बर्थ में ही उनसे अलग कर दिए गए, और फिर कुछ महीने 6 महीने तक क्या किया, आधे कुछ जो वो थे सेरोगेट मदर्स ली। सेरोगेट मदर्स मतलब 2 मदर्स, नकली की मदर्स बना दी उन्होंने, सब्सटीट्यूट मदर्स कि एक बनाई उन्होंने क्लॉथ की, वो कपड़ों की थी मदर, और एक थी वायर की मदर, ठीक है। तो उस क्या किया उन्होंने, आधे जो मंकी बेबीज़ थे उनको जो है फीड करवाया क्लोथ मदर से, और आधों को करवाया वायर मदर से। और फिर ये नोट किया कि उन बेबी मंकीज़ को वो किसको प्रेफर कर रहे थे ज़्यादा, क्लोथ मदर को या वायर मदर को। तो ये देखा गया कि चाहे बेबी मंकी को, चाहे वो वाला ग्रुप ले लो जिनको क्लोथ ने फीड किया था, या वो वाला ले लो जिनको वायर ने फीड किया था, दोनों ने क्लोथ मदर को ज़्यादा प्रेफर किया, उन क्लोथ मदर के साथ रहना ज़्यादा प्रेफर किया। इस स्टडी से ये पता चलता है कि बच्चे को सिर्फ फीड करवाना, नरिश करना, खाना खिलाना या ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो कंफर्ट मैटर करता है बच्चे के लिए ज़्यादा। कंफर्ट से ही अटैचमेंट बच्चे को आती है। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला हुआ है कि एरिक एरिक्सन 1968 की एक स्टडी थी। स्टडी क्या थी, मतलब उन्होंने बताया कि जो पहला साल होता है बच्चे का, वो साल होता है या तो ट्रस्ट पैदा करने का उसके अंदर, या मिसट्रस्ट पैदा करने का। या तो उसको अच्छे से ट्रीट करके उसके अंदर एक ट्रस्ट बनवाए, या फिर उसको अलग सा आइसोलेट सा करके या गलत सा ट्रीट करके उसके अंदर मिसट्रस्ट, ये पहले साल में ही बन जाता है। नेक्स्ट इज़ चाइल्डहुड, ठीक है, कि चाइल्डहुड का कौन सी एज होती है, जैसे कि 3 ईयर्स या फिर 3 या 4 ईयर्स से लेके 12 ईयर्स तक की बात करी जा रही है। आज के टाइम पे तो 10 ईयर्स हो गया, ठीक है, क्योंकि बच्चे जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं फिज़िकल डेवलपमेंट। इनमें क्या होता है, फिज़िकल डेवलपमेंट 2 प्रिंसिपल्स पे काम करती है। पहला है डेवलपमेंट होती है सेफालोकॉर्डली, यानी कि जो बच्चे में ग्रोथ होती है वो शुरू होती है पहले हेड रीजन से, ऊपर से, और फिर नीचे वाले एरियाज़ में वो कंट्रोल या ग्रोथ हो पाती है। वो बोलते हैं कि जो अपर बॉडी है उसमें पहले कंट्रोल होता है और लोअर बॉडी में बाद में होता है। जैसे कि छोटा बेबी है, वो पहले क्रॉल भी करता है, तो पहले हाथों की मूवमेंट्स पहले करता है और पैरों की बाद में करता है। एंड सेकेंड प्रिंसिपल स्टेट्स प्रॉक्सिमोडिस्टल, वो कहता है कि बच्चा जो है अपने टॉर्सो यानी टमी से लेके जो उसकी चेस्ट वाला एरिया, ये वाला जो मेन एरिया होता है, उस पर पहले ग्रोथ आती है, और फिर बॉडी जो बाकी बॉडी पार्ट्स है उसमें बाद में ग्रोथ आती है। अब जैसे कोई बच्चा है, उसको कोई चीज़ चाहिए भी होती है, तो वो मुड़ मुड़ के ऐसे कोई चीज़ लेता भी है, तो वो अपने टॉर्सो को ही मूव करता है पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप की जो डेवलपमेंट है वो है मोटर डेवलपमेंट, जो कि बोलती है कि शुरू में उसके मतलब कैसे आर्म्स और लेग्स बड़े होने लग जाते हैं, वो कैसे कैसे चलना सीख लेता है कॉन्फिडेंस से बोलना, आई मूवमेंट्स, आई कोऑर्डिनेशन आ जाता है, फिंगर से उठाना कोई चीज़, क्या करना उसे पता चलने लग जाता है। थर्ड इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस अब आ जाती है, उसे पता चल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पे, और कोई चीज़ अगर कोई उठा के लेके जा रहा है तो उसे पता चल जाता है कि मेरी चीज़ कोई लेके चला गया, ठीक है। तो अब कॉग्निटिव स्टेज जो है, उन्होंने प्री ऑपरेशनल थॉट यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज से ये पूरी समझाई गई है इस बुक में। इसके अंदर 5 चीज़ें आती हैं। अब वो 5 चीज़ें क्या है, पहला है ईगोसेंट्रिज्म, यानी वो दुनिया को अपने टर्म्स में देखने लग जाते हैं कि मैं सही हूँ और दूसरों को, मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं चलता है, और जो दूसरा कर रहा है उसको अप्रिशिएट वो नहीं कर पाते हैं। ये होता है ईगोसेंट्रिज्म। अब ईगोसेंट्रिज्म के ही अंदर एक एनिमिज्म आता है कि बच्चा यूँ सोचने लग जाता है कि हर चीज़ लिविंग है, जैसे वो लिविंग है, बच्चा लिविंग है, तो ऐसे ही हर चीज़ उसके आसपास लिविंग है। ये जो जो लड़कियाँ होती हैं वो डॉल्स से खेलती हैं, वो सोचती हैं ये लिविंग है, ठीक है। बॉयज़ अपने टॉयज़ से खेलते हैं तो वो सोचने लग जाते हैं कि ये लिविंग है, तो ये एनिमिज्म आ जाता है। थर्ड इज़ इंट्यूटिव थॉट, यानी कि बच्चा
ये अब बच्चा क्वेश्चंस करने लग जाता है कि ये स्काई जो है ये ब्लू ही क्यों है, ये ट्री जो है ये उगते क्यों हैं, ये नीचे क्यों जाते हैं, ऐसे क्यों नहीं करते, वैसे क्यों नहीं करते, इतने सारे क्वेश्चन जिनका कोई आंसर नहीं दे सकता, ऐसे क्वेश्चन वो पूछने लग जाते हैं। देन द फोर्थ स्टेज इज सेंट्रेशन। सेंट्रेशन में इन्होंने बताया है कि जो बच्चा है वो एक कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करने लग जाता है। उसको इतनी समझ नहीं होती है कि जैसे दो ग्लास हैं, एक बड़ा सा उसको लंबी सी शेप में है पर वो बड़ा पतला है, और एक छोटा ग्लास है पर वो मोटा है, ठीक है। तो वो किस में प्रेफर करेगा जूस पीना, वो बोलेगा मेरे को इस लंबे से पतले ग्लास में ही पीना है तो पीना है, लेकिन उसे ये नहीं पता क्वांटिटी दोनों में सेम है, लेकिन उसे वो बड़े वाले ग्लास में ही पीना है। ये हो गई सेंट्रेशन। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट लॉजिक। अब ये जो इंट्यूटिव थॉट थे, हर चीज़ पे क्वेश्चन करना कि ये स्काई ब्लू क्यों है, पेड़ क्यों उगते हैं, ये वाले क्वेश्चन अब रिप्लेस हो जाते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट यानी कि लॉजिकल थॉट से। अब वो लॉजिकली सोचने लग जाता है, हर चीज़ को समझने लग जाता है धीरे धीरे। द नेक्स्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। इसके अंदर जो बच्चा है वो अपने मॉरल डेवलपमेंट, लोगों से इंटरेक्ट करता है नहीं करता है, अपने अंदर जो है सेंस ऑफ गिल्ट ले आता है, या तो कभी कभार कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ जैसे दूसरे बच्चे के पास वो वाला टॉय मेरे पास क्यों नहीं है, या फिर सेंस ऑफ इनिशिएटिव कि वो खुश हो जाता है कि ये चीज़ मेरे पास है, ये मेरा है, ठीक है। वो अपने पे ऐसे बॉन्ड बनाने लग जाता है लोगों से। नेक्स्ट इज ये बताया गया जेंडर एंड सेक्स रोल्स की मेल और फीमेल में क्या चीज़ें पाई जाती हैं जो हमें जनरली ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, मॉरल डेवलपमेंट क्या होती है चाइल्डहुड में, यानी कि जो बच्चा है वो समझने लग जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, वो धीरे धीरे समझने लग जाता है स्टेप बाय स्टेप। अब अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलबर्ग, उन्होंने एक चीज़ देखी गई थी, उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट करी थी, उन्होंने बच्चों से इंटरव्यू किया बेसिकली। तो उन्होंने नोटिस कई एज उम्र के बच्चों से इंटरव्यू किया और पता लगाया कि 9 साल से पहले तो जो बच्चा है वो कैसे डिस्टिंग्विश करता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो अगर किसी बच्चे को या किसी को पनिशमेंट मिल रही है तो मतलब वो गलत कर रहा है, और अगर उसको अवार्ड या रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो अच्छा कर रहा है। वो लोग ऐसे डिस्टिंग्विश करते हैं छोटे बच्चे। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो कैसे करने लग जाता है, वो अपने पेरेंट्स या सोसाइटी ने जो ऑलरेडी रूल्स सेट कर रखे हैं उनके हिसाब से जज करने लग जाता है। यानी कि पेरेंट्स ने बोल रखा है ये चीज़ गलत है तो वो वही अपनाने लग जाता है, और उसको अपनी जजमेंट का नाम दे देता है कि ये तो मैंने बोला है, मेरी जजमेंट है कि ये गलत है। अब वो उसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि ये रूल्स हैं, और ये रूल्स कौन सेट करता है, सोसाइटी या पेरेंट्स उसके लिए। तो ये वो अपने इन थॉट्स को इंटरनलाइज यानी अपने बना लेता है, और जैसे जैसे और बड़ा होता है एडोलसेंस वगैरह में रीच होता है तो उसे अपने डिसीजंस लेना आ जाता है। नेक्स्ट स्टेज इज चैलेंजेस ऑफ एडोलसेंस। अब एडोलसेंस कौन सी स्टेज होती है, स्टेज ऑफ लाइफ दैट बिगिंस द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी आने लग जाती है बच्चों में, सेक्सुअल मेच्योरिटी, सेक्स के बारे में उनके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, वो चीज़ें जानने लग जाते हैं, और उनकी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस आ जाती है उनके अंदर। ये एडोलसेंस का फेज़ होता है। अब सबसे पहले आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि प्यूबर्टी होना लड़के और लड़की में। ये देखा जाता है बच्चों में, लड़कियों में मेनार्क होता है, लड़कों में मतलब ये सारी चीज़ें 11 से लगभग 10 से 13 साल की उम्र में बच्चों में धीरे धीरे हार्मोन्स चेंज होने के बाद आने लग जाते हैं। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉग्निटिव डेवलपमेंट चेंजेस, यानी कि बच्चा अपनी थॉट्स को और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग जाता है। उसे यूँ लगता है कि उसे ही सब कुछ पता है, और वो अपने आप को आइडल कैरेक्टरिस्टिक अपने आप को कंपेयर करने लग जाता है, अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट बनाना सोचता है, दूसरों की बॉडी से अपनी बॉडी कंपेयर करना या कुछ कंपैरिजन करना, इवन पेरेंट्स की कंपैरिजन करना कि आइडियल पेरेंट्स कैसे होते हैं, और फिर वो आर्ग्यू भी करने लग जाते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते अपने पेरेंट्स को कंपेयर करके। सो ऐसे ऐसे करके फिर वो धीरे धीरे एट द एंड क्या डेवलप कर लेता है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग सी इसके बाद, यानी ये स्टेज तो गलत थी कंपेयर करने वाली, इसके बाद वो धीरे धीरे अपने अंदर लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड करने लग जाता है, जिसको हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल बोला जाता है। इसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म के अंदर ही, जब एडोलसेंट्स के अंदर ईगोसेंट्रिज्म होती है तो दो चीज़ों पे काम करने लग जाते हैं, दो चीज़ें वो नोटिस करने लग जाते हैं। पहला है इमेजिनरी ऑडियंस, यानी वो अपनी ऑडियंस, उन्हें लगता है हर कोई उन्हें ना देख रहा होता है और उन्हें बिल्कुल परफेक्ट एक्ट करना है हर टाइम। जैसे कि
कहीं स्कूल में कुछ इंक गिर गई किसी लड़के के ऊपर, तो वो सोचेगा हाँ क्लास में सारे बच्चे मेरे को देख के अब मेरे को चिढ़ाएंगे, तो वो अपने आप ही एजम्पशंस बनाने लग जाता है कि उसको अब सब लोग देखेंगे, ये जज करेंगे, ये करेंगे, वो अपने अपने अंदर थॉट्स बनाने लग जाता है। पर्सनल फेबल इज़ कि वो अपनी यूनिक सेंस ऑफ यूनिकनेस, यानी कि वो एक अलग एंटिटी है, अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करने लग जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो खुद है और उसको डिसीजन लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक यही है फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी यानी वो खुद क्वेश्चन करने लग जाता है कि आप मैं हूँ कौन, मेरे को क्या क्या डिसीजंस लेके क्या क्या करना है लाइफ में, ठीक है। अब इस स्टेज में आइडेंटिटी कन्फ्यूजन भी आती है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, एडोलसेंट्स क्या करते हैं, अपने आप को एरिक्सन के मुताबिक अपने आप को अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से अलग आइसोलेट सा करके रहने लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि काइंड ऑफ डिप्रेशन सा फेस कह लो, वो यूँ सोचते हैं कि उनकी आइडेंटिटी तो है ही नहीं इस क्राउड में, इस दुनिया में वो करने क्या आए हैं, ऐसे से उनको आइडेंटिटी कन्फ्यूजन हो जाती है और वो कैरियर गोल्स वगैरह इन सब के बारे में सोचने भी लग जाते हैं। अब कुछ मेजर कंसर्न्स जो एडोलसेंट्स फेस करते हैं, तो पहली चीज़ आती है डेलिक्वेंसी, यानी कि जैसे कि घर छोड़ के भाग जाना या फिर कुछ लीगल ऑफेंसेस करना, ऐसे बिहेवियर, क्रिमिनल एक्ट करना जैसे स्टील करना, ठीक है, ऐसी एक्ट जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है वो चीज़ें वो करने लग जाता है, इसे डेलिक्वेंसी बोलते हैं। दूसरा है सब्सटेंस अब्यूज़, यानी अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोक करना, ड्रग्स लेना, ऐसे स्टेजेस भी अगर उसका फ्रेंड सर्कल या उसका जिससे इंटरेक्ट कर रहा है वो गलत लोग हैं तो वो धीरे धीरे ये भी सीख जाता है, ठीक है। अब इसी के अंदर और भी आते हैं, जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर्स वो फेस करने लग जाता है, जैसे कि एडोलसेंट्स अपनी बॉडी को कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरों की बॉडी से और चाहते हैं उनकी परफेक्ट बॉडी ही हो दुनिया के सामने। अब जैसे एनोरेक्सिया एक बीमारी है, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है बेसिकली, जिसके अंदर जो एडोलसेंट्स हैं वो अपने आप को स्टार्व करते हैं, भूखा मारते हैं पतला अपना वो फिगर लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बुलीमिया, इसके अंदर क्या करते हैं, एडोलसेंट्स खाते हैं फिर उल्टी कर देते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि वो खाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उल्टी कर देते हैं इस किस लिए, ताकि वो अपनी फिगर जो है वॉमिट कर देते हैं अपनी फिगर को पाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एडल्टहुड की फेज़, जिसमें एडल्ट रिस्पॉन्सिबल, मेच्योर, सेल्फ सपोर्टिंग हो जाता है, अपनी सोसाइटी में एक पहचान बना लेता है। इस स्टेज में वही आती हैं जैसे कि कैरियर और वर्क पे फोकस करना, उसका जॉब लगना वगैरह, या मैरिज आ जाती है, पेरेंट्स से थोड़ी बहुत लड़ाई वगैरह भी हो सकती है, या समझ आ जाती है कि पेरेंट्स कैसे होते हैं, पेरेंट्स के साथ एडजस्ट करना सीख लेता है, फैमिली कैसे बनानी है वो सीख लेता है, या फिर एक पेरेंट भी बन जाता है इस स्टेज पे। और कभी कभार ये भी फेस करना पड़ता है कि डेथ ऑफ अ स्पाउस या फिर डिवोर्स, तो ये पूरी एडल्टहुड की फेस होती है। नेक्स्ट स्टेज इज़ ओल्ड एज की स्टेज, यानी जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम रिटायर हो जाते हैं, विडो भी बन जाते हैं कभी कभार, अब बूढ़े हो गए हैं तो पार्टनर की भी डेथ हो सकती है तो विडो बन जाते हैं, कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर फैमिली में डेथ वगैरह झेलनी पड़ती है। इस स्टेज में जो एडल्ट्स हैं वो मेजरली अपने बच्चों पर डिपेंडेंट होते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए और अपनी लोनलीनेस भगाने के लिए उनकी कंपनी प्रेफर करते हैं। इस स्टेज में होपलेसनेस और डिप्रेशन वाली फीलिंग्स भी आ सकती हैं लोगों में ओल्ड एज में, अगर उनको प्रॉपर केयर नहीं प्रोवाइड होगी इस एज में उनकी एनर्जी भी चली जाती है और फाइनेंशियल एसेट्स, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें उनको डिपेंडेंट होना पड़ता है, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। सो दैट्स इट।